इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 कंपाउंड लिखा हुआ है। 5 कंपाउंड में से जो 4 कंपाउंड है BCDE ये सब फिनोल सिस्टम का पार्ट है और पहला जो कंपाउंड है अल्कोहल सिस्टम का पार्ट है और उनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना ध्यान देंगे। जो भी अल्कोहल सिस्टम होता है उसका एसिडिटी जो होता है फिनोल सिस्टम से क्या होता है पीछे होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें जो R का प्लस इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा और फिनोल सिस्टम का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें फिनोल सिस्टम का जो रेजोनेंस है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ये मोर स्टेबल होगा। तो फिनोल सिस्टम इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए होगा उसका एसिडिटी लिस्ट होने वाला है। तो एक एसिडिटी लिस्ट कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है 2 और 3 में। अब हम लोग BCDE को अरेंज करेंगे तो फिनोल सिस्टम में जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -M ग्रुप अटैच करोगे, -M या -R बोल सकते हो आप, तो जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे उतना ही उसका एसिडिटी क्या होता है बढ़ता है। तो फिनोल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो -M या -R ग्रुप का सबसे ज़्यादा एसिडिक करेगा। फिर क्या होगा -I इफेक्ट देखना हमारे को है, ठीक है। फिर देखोगे फिनोल सिस्टम, और फिनोल सिस्टम में अगर हम +M या +I ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे एसिडिटी क्या होता है, उससे एसिडिटी क्या होगा डिक्रीज करता है। तो ध्यान देंगे आपका जो नाइट्रो है -M नेचर का होता है, -M बोल सकते हो इसको या -R बोल सकते हो। जो OMe होता है उसका नेचर क्या होता है +M यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, +M या +R बोल सकते हो। ये फिनोल सिस्टम है और यहाँ पे जो E में 2 नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थन पारा पे, तो ये इसमें 2 जगह -M जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अनान कौन सा होगा, ऑप्शन ई का जो अनान है सबसे स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो है, तो वहाँ से H जब निकलेगा तो जो अनान क्रिएट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ आपका अनान स्टेबल होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है हाईएस्ट होता है। तो आपका इसमें एसिडिटी ऑर्डर में E हाईएस्ट होगा। E के बाद ध्यान देना आपके पास होगा B, क्योंकि B में भी -M ग्रुप जुड़ा हुआ है। B के बाद क्या होगा D, सिंपल फिनोल सिस्टम, और D के बाद होगा आपके पास C, क्योंकि C में +M ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हम इस ऑर्डर को फॉलो करते गए और लास्ट में लगा देना है अल्कोहल, यानी आपको लगा देना है A। तो आप देखोगे EBDCA, तो EBDCA यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन सारे पांचों कंपाउंड्स का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है आपके सामने एक अल्किन है, अल्किन को ट्रीट कर रहे हैं पहले BH3H2O2- है, तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसमें हम लोग एंटी मार्कोनिक तरीके से आप ऐड करेंगे वाटर को, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद आपका बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। उसको ट्रीट करो HBr से, तो HBr में क्या होगा जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो आप क्या करना OH हटा के क्या करना Br लगा देना। उसके बाद इसमें हम Mg ऐड कर रहे हैं, तो Mg से क्या होगा गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पे हाइलाइट वहाँ पे गिरनार्ड फॉलो करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr बन जाएगा, और Mg एडिशन से इस C सेंटर पे पोलरिटी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसको आप अटैक करोगे फॉर्मल्डिहाइड पे और उसके बाद एसिडिफिकेशन करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड के C सेंटर पे ये नेगेटिव अटैक करेगा, और एसिडिफिकेशन के बाद आपके पास अल्कोहल बनेगा। तो आपका अल्कोहल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक ईथर दिया हुआ है और उसमें HI डाला हुआ है, तो बेसिकली टॉपिक लिया हुआ है ईथर क्लीवेज से। तो ध्यान देना इस कंपाउंड में राइट साइड में 3 डिग्री पॉसिबिलिटी है और लेफ्ट में 2 डिग्री है। तो ध्यान देना जब भी 3 डिग्री और 2 डिग्री पॉसिबिलिटी होता है तो हम लोग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं SN1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका स्टेबल कैटायन कहाँ बनने वाला है, तो स्टेबल कैटायन कहाँ बनेगा, तो आपका 3 डिग्री कार्बन पे आपका स्टेबल कैटायन बनने वाला है, यानी इस पोजीशन में कैटायन स्टेबल होगा। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा O पे चार्ज नेगेटिव आएगा, C पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो HI का जो H होगा जोड़ेंगे O के साथ और I जोड़ेंगे C के साथ, यानी आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा इस तरीके से कंपाउंड क्रिएट होगा। यहाँ पे OH बनेगा और आपका 3 डिग्री पोजीशन पे आप I जोड़ दोगे, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर 2 होगा बच्चों लोग। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि फिनोलिक ग्रुप को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट आप यूज कर सकते हो, तो है ना
लुकास टेस्ट में हम लोग अल्कोहल का टाइप पहचानते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कार्बोलामाइन टेस्ट जो दिया गया था प्राइमरी मीन के टेस्टिंग के लिए, तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। टॉलेंट टेस्ट दिया गया था आपका एल्डिहाइड को पहचानने के लिए, तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बचा क्या? तो बचा है आपका थैलिन टेस्ट, तो थैलिन डाइट टेस्ट। तो इस टेस्ट का यूज करके हम लोग फिनॉल को पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। तो बेसिकली क्वेश्चन आप ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से बेटर तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ये जो टेस्ट है आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, बट बाकी तीनों टेस्ट मेंशन किया हुआ है। तो बाकी तीनों टेस्ट अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन 4 को आप इजीली टिक कर सकते हो। तो बच्चों लोग ये था कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। आपके सामने यहाँ पे मैथ द कॉलम है, जहाँ लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और राइट में क्या है उसका रिएजेंट दिया होता है ना। पहला जो रिएक्शन है बेसिकली इसमें क्या है, फिनॉल को भेज हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड में, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कोल्बे रिएक्शन का रिएजेंट जो कि होता है NOHCO2HCl, यानी होगा ए के साथ मैच करेगा 4। ठीक है। बी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को भेज रहे हो सैलिसिल्डिहाइड में, जो कि यानी रीमर रिएक्शन का रिएजेंट यूज करोगे, यानी आप भेजोगे NHNCHCl3 क्लोरोफॉर्म, यानी आपका बी मैच करेगा 3 से, तो ए 4 होगा, बी 3 होगा, यानी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होने वाला है। बाकी मैच को अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ, फिनॉल को भेजा गया बेंजोक्विनोन में, जो कि होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी इसमें रिएजेंट होता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है। नेक्स्ट जो डी है, डी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को बना रहे हो एनिसोल में। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप इसको बेस से ट्रीट करो, फिर इसमें CH3Cl का एडिशन करो, यानी यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो ये जो होगा ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है। तो हमारा आंसर 2 हम लोग पहले ही से बता चुके थे आपको। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके सामने एक आश्वासन दिया हुआ है। आश्वासन में क्या दिया हुआ है, अराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ फेनॉल बाय हैलोजन एटम। ठीक है। यानी अगर हम फेनॉल लेंगे तो फेनॉल का OH को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं थ्रू हैलाइड एटम। तो मान लेते हैं, तो यहाँ इसको हटा करके आप हैलाइड को नहीं ला सकते हो। ठीक है। तो अभी ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो फेनॉल होता है, फेनॉल का जो O का जो लोन पेयर है उसमें रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में PDC का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड कर लेगा। तो यहाँ से O का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्लस अगर यहाँ से आप O का बॉन्ड तोड़ करके कैटायन बनाते हो तो पहली बात है कि PDC कैरेक्टर के कारण क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट हो चुका होगा। सेकंड ध्यान देंगे, अगर आप बॉन्ड तोड़ करके अब कैटायन अगर क्रिएट करते हो अगर, तो कैटायन क्या होता है, अनस्टेबल, तो फॉर्म नहीं करेगा। तो 2 रीजन है कि इसको आप यहाँ पे हैलोजन जोड़ नहीं सकते हो सिंपली, तो इसको आप असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं रीजन का, तो रीजन में क्या बोला हुआ है, फिनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड वालेंटली, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+H2 से, यहाँ मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें CrO3, तो CrO3 ऑक्सीडेशन करके इस कंपाउंड को भेजेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन में, और उसके बाद आप ट्रीट कर रहे हो उसको NH2NH2KOH और हीट कर रहे हो, बेसिकली वुल्फ किचनर रिडक्शन होगा। तो इस रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने दिया क्या हुआ है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें अल्किन भी है और ईथर भी है, और उसको हम HBr से ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस में। तो ध्यान देना, जब एक्सेस में ट्रीट करो तो ईथर क्लीवेज करेगा, तो ईथर क्लीव जो करेगा वो यहाँ इस पॉइंट से करेगा, क्योंकि लेफ्ट पॉइंट से करने में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे O का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते हो। प्लस यहाँ से ब्रेक करोगे तो कैटायन यहाँ बनेगा जो कि अनस्टेबल है, इसलिए
आपका जो ब्रेकेज होगा इस पॉइंट से होगा, ठीक। और यहाँ पे जो अल्कीन है उसे मार्कोनिकॉफ इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप H यहाँ जोड़ोगे और Br को यहाँ जोड़ोगे, यानी अल्कीन जो है ब्रेक करेगा तो Br यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और H यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे इस O के साथ H जोड़ोगे, यहाँ पे क्या जोड़ोगे, Br जोड़ोगे आप, तो आपका जो कंपाउंड होगा क्रिएट होगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है। यहाँ पे OH बनेगा, नीचे CH Br CH3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, देखना आंसर हमारा मैच करेगा किससे, तो आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है, तो ध्यान देना पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2 प्लस NOH है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था, यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपको जब ट्रीट करते हो HNO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2 प्लस में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था, और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2 प्लस सनलाइट। जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्कोनी एडिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो फोर्थ वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर फोर्थ होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ कि फिनोल को हम जब ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसी, तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये आपका रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में बोला जा रहा है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में क्या है, क्लोरोफॉर्म और NOH के साथ क्या बनता है, तो आपका फॉर्म करता है सैलिसिल्डिहाइड, यानी आपका OH एंड CHO फॉर्म करेगा। अब इसका जो नाम होगा इसको आप बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 लिस्ट है। लिस्ट 1 में कुछ आपके सामने कंपाउंड्स है जिसमें अल्कोहल है और फिनोल सिस्टम है, और राइट में उनका पीके वैल्यू दिया होता है। ध्यान देना, जो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा तो एसिडिटी और पीके में रिलेशन क्या होता है, तो एसिडिटी एंड पीके में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके लो होगा। तो सारे कंपाउंड का हम लोग एसिडिटी अरेंज कर लेंगे, जिसका एसिडिटी हाई होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा, लो होगा। तो ध्यान देंगे इथानॉल का अगर हम H को निकाले तो यहाँ जो अनायन बनेगा उसको इथानॉल का जो प्लस आई इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा इसका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसका एसिडिटी क्या होगा, लो होना चाहिए। उसके अलावा जो फिनोल सिस्टम है, तो फिनोल सिस्टम में क्या है कि सारे में अगर हम H को निकालते हैं OH से, तो एक में फिनोल है, एक में मेटानाइट्रोफिनॉल है, और एक में आपके पास है पारानाइट्रोफिनॉल है। तो इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं जब आप OH पोजीशन से H को निकालते हो, यानी यहाँ पे जब अनायन बनेगा तो ये अनायन रिंग में रेजोनेंस कर सकता है हर जगह पे, तो इस अनायन को स्टेबिलिटी मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि फिनोल सिस्टम का कोई भी कंपाउंड अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी इथानॉल इनमें लेस एसिडिक होगा। अब इस फिनोल सिस्टम में जो नाइट्रो ग्रुप है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह, तो मेटा पोजीशन में जो है बस इसका माइनस ही काम करेगा, तो माइनस भी कहीं ना कहीं अनायन को स्टेबल करेगा। और पारा पोजीशन में क्या होता है, इसका -M यानी मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो भी काम करेगा, और माइनस से दोनों काम करेगा। तो इनके कारण क्या होता है, अनायन का स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो नाइट्रो है वो डायरेक्टली इस अनायन को रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए
आपका जो पारा नाइट्रो है इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा पारा वाला। तो इथेनॉल सबसे लिस्ट एसिडिक है, तो इथेनॉल का जो पीके होगा हाईएस्ट होगा, तो इथेनॉल जो ए मैच करेगा 2 के साथ। उसके बाद फिनॉल है, फिनॉल जो है उसके बाद है, तो उसका एसिडिटी क्या है, सेकेंड हाईएस्ट होगा पीके वैल्यू। तो उसका पीके वैल्यू सेकेंड हाईएस्ट का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया हो, तो फिनॉल के लिए अब बी के लिए 1 करोगे, तो ए के लिए 2 होगा और बी के लिए 1 होगा, तो ऑप्शन बस कहाँ फोर्थ में है। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए आपका 4 होगा और डी के लिए 3 होगा, तो फोर्थ ऑप्शन अपना ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले बनेंगे। आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सिन और उसको ट्रीट किया गया H+H2O से, तो इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ तरीके से आप पानी को ऐड करोगे तो इसमें जो कंपाउंड ए बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो है उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया गया है, यानी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से आपको वाटर को ऐड करना, तो बी जो है बी ऐसा बनने वाला है, यानी बी का OH ऐसा होगा, तो आपका ऑप्शन ए बन गया और बी बन गया। अब देखो कि कौन सा किस ऑप्शन में हमारा सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो ए जो है ए में मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, बी में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर ऐड करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो भाई चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं तो हम फिनॉल में क्या ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिनॉल में हम बेसिकली ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NOH, यानी ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन का बस रिएजेंट पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर होगा 4। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, जो आपका नेम रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन लिया हुआ था, तो आपको ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना है और सारे नेम रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट। हमने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में आप पहले आपके पास जो ब्रोमोप्रोपेन है उसको ट्रीट कर रहे हो अल्कोहलिक बेस से, तो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा प्रोपीन, और प्रोपीन में आप डालोगे HBr, तो HBr से मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो B बन जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, यानी बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, और इसमें डालोगे एक्वस KOH, तो ब्रोमीन हटा के यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है, असर्शन क्या है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान ना, अल्कोहल के पास O पे लोन पर होता है, अब लोन पर जो होता है उसको बनाता है न्यूक्लियोफिलिक, और अल्कोहल का जो O है वो R से डेंसिटी खींचेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बिल्ड होता है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पॉइंट पे अटैक कर सकता है, तो इसको बनाता है ये चीज इलेक्ट्रोफिलिक, यानी आपका असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम रीजन का बात करते हैं, तो रीजन में क्या बोला हुआ है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स, तो अल्कोहल में अगर डालेंगे हम सोडियम, तो आपको पता है कि सोडियम से रिएक्ट करता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी रिएक्शन ऑकर कर रहा है, ठीक है, यानी आपका रीजन भी गलत हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये हो जाएगा करेक्ट, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बस चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, असर्शन क्या बोला हुआ है, द पीके वैल्यू फिनॉल इज 10, तो आप डाटा देखोगे तो ये डाटा करेक्ट है, वाइल द इथेनॉल इज 15.9, ये भी डेटा क्या है, करेक्ट है, यानी आपका असर्शन में जो वैल्यू दिया हो करेक्ट वैल्यूज है। अब बोला हुआ है कि इथेनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, तो ध्यान ना, फिनॉल से जब H+ आप निकालते हो तो जो फिनॉक्साइड आयन कन्वर्ट होता है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने से क्या होता है कि आपका आयन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्टेबल, ठीक है। और आपका जो अल्कोहल है यानी जो इथेनॉल है उसमें से अगर आप H निकालते हो तो इथेनॉल का जो कार्बन का जो पार्ट है उसका नीचे वो शो करेगा +I इफेक्ट, और +I से क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, +I है, इससे सिस्टम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो जितना अनायन अनस्टेबल होगा उतना ही H निकालना मुश्किल होगा, उतना ही कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है, कम होता है, और जितना H+ निकालना आसान होगा ये कब होगा, जब आपका अनायन क्या हो, स्टेबल होगा। अनायन स्टेबल मतलब कंपाउंड इजीली H+ जो है छोड़ सकता है, नहीं उसका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यानी फिनॉल और
इथेनॉल में अगर एसिडिटी का बात करेंगे तो अनअन स्टेबल है फिनॉल का, तो एसिडिटी जो होगा फिनॉल का हाई होगा, यानी आपका रीजन जो है गलत है। असर्शन सही है बट रीजन क्या है, रॉन्ग है। अब ध्यान देना, जो आपका ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है तो एसिडिटी और पीके का रिलेशन उल्टा होता है। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, तो जिसका पीके लो होगा उसका एसिडिटी क्या होता है, हाई होता है। तो हम लोग पता कर चुके हैं कि आपका असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है, इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, प्रोसेस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया NaOH से इन 2 अलग मीडियम में, एक है वाटर और एक है CH2H5OH, यानी एक अल्कोहल है। तो ध्यान ना, जब भी वाटर होगा तो आपका सिस्टम एक्वस बोलेंगे, यानी आपके पास NaOH एक्वस है। तो NaOH एक्वस जस्ट लाइक KOH एक्वस की तरह होता है। तो NaOH एक्वस और KOH एक्वस सेम ही चीज़ है। ये लिखा रहे या तो NaOH एक्वस लिखा रहे, बात बराबर है। अल्टीमेटली इसमें करते हैं क्या है, आपका हाइड्रोजन को हटा के हम OH लगाते हैं, यहाँ बन जाएगा आपका अल्कोहल CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका B। अगर हम बात करते हैं A का, तो A में क्या है कि आपका NaOH है अल्कोहल में, तो ये अल्कोहलिक NaOH हो जाएगा, अल्कोहलिक NaOH, यानी अल्कोहलिक QH का जो काम होता है वही काम क्या करेगा, अल्कोहलिक NaOH। तो करेगा क्या, तो ये आपका अल्किन में आता है, तो यहाँ पे Br हटेगा और यहाँ से लेफ्ट से H हटेगा और आपका अल्किन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी बन गया आपका इथिन। और बोला गया है इस A और B में H का नंबर काउंट करो, तो A में H का नंबर कितना है, तो A में H का नंबर 4 है, ठीक है, और B में H का नंबर 6 है। दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम हो जाएगा 10। आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 10। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें मैच है, फेनॉल को जब डिंग से हीट करते हो तो क्या बनता है बच्चों, तो बनता है आपका बेंजीन, यानी जो A है मैच करेगा 3 के साथ। तो A का मैच 3 दो जगह दिया हुआ है, ठीक, 1 और 2 में। नेक्स्ट होता है फेनॉल को आप ट्रीट करते हो क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, तो ये रीमर टीमर रिएक्शन है और इसमें फॉर्म करता है सैलिसाइल्डिहाइड, यानी B के साथ 1 मैच करेगा। तो B के साथ 1 मैच कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन 2 में, तो आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो C जो है, C में क्या है, फेनॉल में डालते हैं CO2, तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन है। तो कोल्बे रिएक्शन में आपका बनता है सैलिसाइक्लिक एसिड, यानी C के लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। और D में क्या होता है, जब भी आप डालते हो फेनॉल में कॉन्कनाइट्रिक एसिड तो बनता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड फॉर्म करता है, यानी D के साथ 4 का मैच होगा। तो हम लोग ऑलरेडी आंसर बता चुके थे कि अपना ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन जो ऑप्शंस है उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप सिमिलर मासेस के कंपाउंड को कंपेयर कर रहे होते हो तो उसमें अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बाकी कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 2 है इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल जो है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसके कारण क्या होता है, इनका इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये इन चारों में से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाला है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर इन सॉल्यूशन। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पारानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफेनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो ध्यान देना, तो फिनॉल सिस्टम का तीनों का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान देंगे, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो होता है -M एंड -I। तो उनका उसका जो मेजोमेरिक पावर होता है वो काम कब करेगा, वो काम करता है ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में। तो अगर हम -M और -I के बेसिस पर देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था ऑर्थो वाला, कि ऑर्थो पोजीशन में -M और -I दोनों है। -I इफेक्ट चूँकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे चूँकि सबसे पास है तो इसका जो अनायन क्रिएट होगा, यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस क्रिएट होगा उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल करना चाहिए था आपका ऑर्थो वाला नाइट्रो। तो इसके बेसिस पे ऑर्थो का एसिडिटी हाईएस्ट होना चाहिए था। बट होता क्या है, ऑर्थो वाले फिगर में
आपका जो OH का H है वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में चला जाता है, तो यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। तो इस H बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण यहाँ से H निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑर्थो वाले का एसिडिटी क्या होता है, पारा वाले से पीछे चला जाता है। तो पारा वाला जो है उसमें ही -M है और -I है। मेटा पे क्या होता है, मेटा पे आपका मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, यानी यहाँ सिर्फ -I होता है। तो ध्यान देना, आपका -M और -M में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट। तो आप पहले -M वाले फिगर को आगे करोगे, तो सबसे आगे हो जाएगा इस केस में पारा जो है वो ऑर्थो से आगे क्यों होगा, मैं आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या होता है, एसिडिटी थोड़ा सा डिक्रीज करेगा पारा के रिस्पेक्ट में। फिर होगा ऑर्थो, उसके बाद होगा मेटा। यानी आपका जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है कि पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा। नहीं समझेंगे। अगला जो स्टेटमेंट है लुकास टेस्ट से लिया हुआ है। तो लुकास टेस्ट में होता क्या है कि आपका जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो इमीडिएट ट्रिबिलिटी शो करता है। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली क्या होता है, ट्रिबिलिटी शो करता है जैसे इसमें आप लुकास रिएजेंट ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि टर्सरी कटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालते हो स्टेबिलिटी तुरंत अपीयर करेगा। तो ध्यान देना, इथेनॉल जो होता है टर्सरी अल्कोहल नहीं है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है लुकास टेस्ट में ट्रिबिलिटी को शो नहीं करता है या फिर बहुत लंबा टाइम लेता है, 24 आवर टाइम लेगा, या तो शो नहीं करता है या फिर हीटिंग करने के बाद शो करता है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है कि इथेनॉल विल गिव इमीडिएट ट्रिबिलिटी विथ लुकास रिएजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, एंड 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेंजीन 1,2 डायल का कॉमन नेम पूछा गया है। तो बेंजीन 1,2 डायल कैसा होता है बच्चों, ये होता है इस तरीके का, इसका कॉमन नेम होता है कैटाकॉल, ठीक है। तो ऑप्शन 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल आपके कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी के अगर कॉमन नेम को देख लोगे तो क्वेश्चन इजीली आपसे बन जाता। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ब्रोमोप्रोपेन को हम ट्रीट कर रहे हैं NOH इन अल्कोहल। तो बेसिकली ये अल्कोहलिक KOH की तरह काम कर लेगा, ठीक है, या फिर अल्कोहलिक NH बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एलिमिनेशन और यहाँ पे अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे पार्ट A बनेगा प्रोपीन, ठीक। अब आपका ये प्रोपीन है, तो इसमें हम ऊपर वाले में क्या करें, इसका हाइड्रेशन करें। तो हाइड्रेशन से क्या होता है, मार्कोनी का एडिशन होगा वाटर का। तो पार्ट B जो बनेगा इसमें जो अल्कोहल बनेगा बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 और यहाँ पे जो अगला है B2H6H2O2OH-, इसमें क्या होता है आपका एंटी मार्कोनिक तरीके से वाटर ऐड होगा और आपका कंपाउंड जो C बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक। तो बोला कि आपको B और C पहचानना है। तो B क्या होगा, प्रोपेन 2 होगा और C क्या होगा, प्रोपेन 1 होगा। तो ये हमारे ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन और रिएजेंट का एप्लीकेशन। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 4 रिएक्शन दिए हुए हैं और बोला गया है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान देना, जो पहला रिएक्शन है इसमें सिंपल ईथर क्लीवेज की तरह तुम सोच सकते हो। यहाँ पे एक ईथर जैसा चीज़ दिया हुआ है, इसमें HI के बदले HBr दिया हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ हम Br जोड़ देंगे और यहाँ पे H जोड़ देंगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। यानी पहला रिएक्शन पॉसिबल है। अगर बात करते हैं हम लोग थर्ड का, तो थर्ड में बेसिकली क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का जो प्रिपरेशन होता है डाउ प्रोसेस, वही मेंशन किया हुआ है। तो रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ड्रास्टिक किया हुआ है। तो हाई टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे रिएक्शन ऑकर कर सकता है, तो रिएक्शन भी हो जाएगा। 4 में था ना, 4 में क्या है आपका बेसिकली रिएक्शन EAS रिएक्शन है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, Cl2 + Al3 ऐड करने से यहाँ पर प्रोफाइल जो Cl+ बनेगा वो चूँकि यहाँ +M ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके ऑर्थो में पारा पे अटैक करेगा, जिसमें पारा बनेगा मेजर। तो ये कंपाउंड भी बनना पॉसिबल है थ्रू EAS मैकेनिज्म।
अब बात करते हैं 2 पे। तो 2 पे ध्यान देना, अगर फिनॉल सिस्टम में हम ऐड करेंगे HCl तो यहाँ पे OH हटा के Cl जोड़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? तो यहाँ पे जो फिनॉल सिस्टम है इसमें जो लोन पेयर है रेजोनेंस में जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करेगा, तो इसे कारण यहाँ का बॉन्ड से इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉन्ड से इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है। तो रिएक्शन फर्दर आगे नहीं होगा। अगर आप बॉन्ड तोड़ते भी हो तो जो कैटायन प्रोड्यूस करता है उस कैटायन में डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, जो कि होगा हाईली अनस्टेबल, तो ये बनेगा नहीं। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन जो बात कर रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या था, आपको बताना था कि इसमें से कौन सा रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है। तो फिनॉल सिस्टम के OH को हम HCl डाल के हटा नहीं सकते हैं। 2 रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक रीजन तो है कि फिनॉल का जो O का और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू रेजोनेंस, इसी कारण क्या होता है C और O के बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर चुका है। दूसरा रीजन मैं बोल रहा हूँ कि अगर OH हटा के तुम कैटायन बनाओगे बेंजीन सिस्टम पे तो पॉजिटिव बनेगा डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर में, जो कि हाईली अनस्टेबल है, जो कि फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे क्लोरीन अटैक यानी क्लोरीन को लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया गया है NaOH के साथ और टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है 623 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन किया हुआ है 300 atm। अब ध्यान देना, आपका जो कंपाउंड X जो बनता है उसको फर्दर ट्रीट किया गया है HCl के साथ, तो कंपाउंड Y बनता है। तो यहाँ से जो Y तक का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, बेसिकली अगर आप रिलेट कर पाओ तो NCERT में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनने का जो प्रोसेस होता है यूजिंग डाउ प्रोसेस, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम Y तक क्या बनेगा, तो Y तक बनेगा फिनॉल। अगर आपको NCERT हल्का भी अगर पढ़ते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बोल सकते हो क्या फिनॉल बनने वाला है। कैसे बनने वाला है इसको देख लेते हैं हम लोग, तो ध्यान देंगे। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ इन दिस कंडीशन, तो आपको बनता है फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ पे जो बेसिक मीडियम है NaOH, तो वहाँ पे एसिडिक H निकाल करके यहाँ पे Na+ के फॉर्म में ये अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं HCl, तो HCl का जो H+ होगा वो फिनॉक्साइड आयन पे अटैक करके उसको फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ तक जो टोटल प्रोसेस है, यानी यहाँ से क्लोरोबेंजीन से जो फिनॉल को बनाने का तरीका है, इसको बोला गया है डाउ प्रोसेस, ठीक। तो यहाँ तक तो NCERT में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फिनॉल का प्रिपरेशन का मेथड में इसको आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया है, बस जो भी NCERT में मेंशन किया हुआ है कि जब भी हम लोग पढ़े होंगे कि जब भी फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ, फिनॉल को जब ट्रीट किया जाता है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है NO2+, और फिनॉल जो कि +M ग्रुप है तो सिस्टम को एक्टिवेट करके रखेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऑर्थो पारा ऑर्थो पोजिशन में। चूँकि नाइट्रिक एसिड का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजिशन में ऑक्यूपाई करेगा, यानी फिनॉल के ऑर्थो पारा एंड ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर चुका होगा, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड फॉर्म करेगा फाइनली जो जेड बनने वाला है, ये बनने वाला है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, क्योंकि कंपाउंड हाईली एसिडिक होता है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो आपका जेड बन रहा है ऑप्शन 3 वाला 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या बोल सकते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 कंपाउंड दिया हुआ है और इनको अरेंज करना है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान ना, जब भी हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिपेंड करता है इंट्रैक्शन फोर्स पे, ठीक है, इंट्रैक्शन फोर्स पे। और इंट्रैक्शन फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में डिपेंड करता है कहीं ना कहीं उनके मॉलिक्यूलर मास एंड उनके पोलरिटी पे, ठीक है। तो ये सब फैक्टर पे भी डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं ABCD, इनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे इनका, तो हमारा फोकस होगा इनका पोलरिटी देखना है, यानी यहाँ पे इन पे हम लोग फोकस करेंगे पोलरिटी पे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर लेंगे,
ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अगर सिमिलर होता तो मास का फैक्टर को आप हटा के सोच सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ध्यान देंगे इसमें, अब देखोगे तो ऑप्शन ए में ईथर दिया हुआ है, ठीक, ऑप्शन बी में क्या है, अल्केन है, ऑप्शन सी में क्या है, कीटोन है, और ऑप्शन डी में क्या है आपके पास, अल्कोहल है। ठीक है, तो इन चारों में से अगर देखोगे तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, जो ऑप्शन डी है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, और जो बी ऑप्शन में दिया हो अल्केन, तो अल्केन में क्या होता है कि आपके पास उनके बीच का मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फोर्स वीकेस्ट होता है, कि इसमें कोई पोलरिटी ज़्यादा होता नहीं है। ठीक, तो अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन सब में सबसे लोएस्ट होगा, तो बी सबसे पीछे होगा। बच्चा ऑप्शन ए और सी में हमको कंपेयर करना है। तो ऑप्शन ए में क्या है आपके पास, ईथर है, ईथर में कार्बन जो है ओ से लिंक होता है सिंगल बॉन्ड से, और ऑप्शन सी में आपके पास कीटोन है, तो कीटोन में क्या होता है, सी और में डबल बॉन्ड लिंक होता है। तो ध्यान देंगे जो सी और का जो सिंगल बॉन्ड है और सी और का डबल बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा पोलर होता है। तो अगर इसको कंपेयर करो तो ईथर और आपके पास कीटोन में या एल्डिहाइड में ज़्यादा पोलर कौन होगा, तो सी डबल बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है। ठीक है, तो अगर एक आपको बस हिंट हम दे रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट भी आप याद रखना कि अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, कीटोन ग्रुप होगा और ईथर ग्रुप होगा, इन तीनों में से ज़्यादा पोलर होता है आपका एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर ईथर, तो ये उनका पोलरिटी का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे तो एल्डिहाइड तो था नहीं, तो यहाँ पे कीटोन और ईथर था, तो कीटोन और ईथर में ज़्यादा पोलर कौन होगा बच्चों लोग, तो ज़्यादा पोलर हो जाएगा आपके पास कीटोन, तो सी होगा, फिर इसमें ए आ जाएगा। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कंपेयर करते हो तो सबसे हाईएस्ट होगा डी, सबसे लोएस्ट होगा बी, फिर सी और ए, यानी ऑप्शन जो 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है और ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में EAS एल्ड्रोफिलिक एरोमेटिक सैचुरेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला गया कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म एंड CS2 रिक्वायर लेविस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि फेनॉल में हम जब ब्रोमिनेशन करते हैं, जब सॉल्वेंट होता है क्लोरोफॉर्म या फिर CS2, तो ध्यान देंगे इसमें कोई भी लेविस एसिड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान सुनना। तो फेनॉल सिस्टम क्या है, फेनॉल सिस्टम में जो OH है प्लसम ग्रुप की तरह काम करता है। अब प्लसम ग्रुप काम का तो रिंग के अंदर डेंसिटी क्या बढ़ा देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब रिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज कर चुका है, तो उसमें होता क्या है कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, उस मॉलिक्यूल में यहाँ का जो नेगेटिव डेंसिटी बिल्ड हो रहा है इसकी तरफ अटैक करेगा, और यहाँ पे एक पोलराइजेशन होता है, तो यहाँ पे इसको डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव में इसको पोलराइज कर देगा थ्रू इंडक्शन प्रोसेस, यानी यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस कर देगा, और इस इंडक्शन के कारण यहाँ पे फिर आप फिर ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड करते हो। यानी सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी Br+ बनाने के लिए आप कोई बाहर से मतलब कोई भी लेविस एसिड तो ऐड नहीं कर रहे हो, और यहाँ एक्चुअल Br+ बनता नहीं है, यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होना चालू होता है, और जैसे चार्ज इंड्यूस होता है फेनॉल सिस्टम अटैक कर लेता है। तो इसमें एक्चुअल यहाँ पे Br+ का फॉर्मेशन नहीं होता, बस चार्जेस इंड्यूस होता है, और आपका सिस्टम जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी जो एरोमेटिक सिस्टम है वो Br सिस्टम पे अटैक करके उसको अपने पास ऐड कर लेता है। यानी यहाँ पे लेविस एसिड का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, तो इसमें बोला हुआ है द लेविस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेज ब्रोमीन टू जनरेट Br+। तो ध्यान देंगे, अगर आपको पता होगा तो अगर मान लेते हैं कि बेंजीन सिस्टम में अगर हम डालते हैं Br2, तो उस केस में हम इसमें आपके पास एक लेविस एसिड इसमें ऐड करते हैं FeBr3, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम का कंपाउंड, तो कोई भी लेविस एसिड में ऐड करते हैं। लॉजिक क्या होता है कि
जो हम यहाँ पे लेविस एसिड ऐड कर रहे हैं वो क्या करते हैं, लेविस एसिड जो है ब्रोमीन के लोन पेयर को अपने पास पुल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़ के निकालोगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और इस तरीके से ब्रोमीन प्लस बनने में आपको हेल्प मिलता है। तो नॉर्मली अगर आपके पास एक्टिविटी सिस्टम नहीं है लाइक फिनॉल, तो उस केस में आपको बाहर से लेविस एसिड ऐड करना पड़ेगा ताकि Br+ का फॉर्मेशन आसान हो जाए। तो रिएक्शन क्या होगा, नेपकल प्रोफाइल का जो अटैक होगा वो आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी आपका ऑप्शन जो 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें फिनॉल को पहले ट्रीट किया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो एक प्रोडक्ट A बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रीट किया गया फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट B का फॉर्मेशन होता है। आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट A में एंड प्रोडक्ट B में जो ऑक्सीजन एटम होंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम क्या होगा। अब ध्यान देना एक क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो इसके लिए आपको हम लेके चलते हैं एनसीईआरटी का लाइंस पे। तो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जब खोलोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन का एक रिएक्शन लिखा होगा। तो पिक्रिक एसिड बनता कैसे, तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि बेसिकली होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब ध्यान देना इसी रिएक्शन के जस्ट नीचे में एक बार चेक करना यहाँ पे। तो नाउ डे पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विथ concentrated sulfuric acid which convert it to phenol 2,4-disulfonic acid and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6-trinitrophenol। अब ध्यान देना ये जो लाइंस लिखा हुआ है अब चेक करोगे तो जो लाइंस एनसीईआरटी का है इसी लाइंस को देखोगे यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फिनॉल को पहले ट्रीट किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जब ट्रीट करोगे तो पर जो ए फॉर्म करेगा, ए फॉर्म क्या करेगा, तो फिनॉल के 2n4 पोजीशन पे आपका जुड़ जाएगा SO3H सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ जाएगा 2n4 पॉइंट पे, ठीक। तो ये आपका कंपाउंड ए बन गया। बात समझ में आया। अब ए को जब तुम ट्रीट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनता है पिक्रिक एसिड यानी बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी बी जो पॉड बनेगा बी पॉड ऐसा बनने वाला है। तो ये हो गया आपका बी। अब ध्यान देना क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है हमको ए और बी में आपके ओ एटम का नंबर को पता करना है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम के नंबर को पता करना है। तो कंपाउंड ए में ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना दिख रहा है आपको, तो इसका नंबर दिखेगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 7। और कंपाउंड बी में ओ कितना आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7, ठीक है। अब दोनों में सम कितना होगा एटम का, तो दोनों का 7 + 7 कितना होगा 14 होगा। तो टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 14। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें एनिसोल को ट्रीट किया गया पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 के साथ, उसमें कंपाउंड ए बनेगा। उस ए को फर्दर ट्रीट किया गया है Br2 एक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो बी बन रहा है। आपसे पूछा गया है ए और बी को पहचानना है। तो ध्यान देंगे अगर हम बात करते हैं तो OCH3 का नेचर क्या होगा, ये होगा +M, क्या इसका +R बोल सकते हो। और आपको पता है कि HNO3 + H2SO4 से आपके सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल आता है NO2+। तो बेसिकली यहाँ पे एक EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा
इस सिस्टम के ऑर्थो या पारा पोजीशन में, जिसमें पारा बनेगा मेजर, क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली आप इस OCH3 के पारा पोजीशन पे क्या लगाएगा, आपको Na2 को लगा देना है। ठीक, अब ध्यान देंगे तो पारा पे आपका Na2 लग चुका, तो ये बन गया आपका कंपाउंड A। अब इस कंपाउंड में आप फर्दर ट्रीट करो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है ब्रोमीन अटैक करेगा। अब ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, तो OMe ग्रुप के ऑर्थन पारा में, पारा में ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, तो बस बचा है ऑर्थो। तो ऑर्थो पोजीशन में जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ पे Br2 एक्सेस में है, तो इसका दोनों ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन जोड़ देंगे आप, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड B ऐसा बनेगा। अब ध्यान देना, इन दोनों को देखोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 2 हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा हुआ है, इसको ट्रीट किया गया पहले नाइट्रेशन से, यानी उसमें डाला गया HN3 + H4, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Na2+, और आपका चूँकि प्लस एम या प्लस हाफ ग्रुप इसको बोल सकते हो, तो इसका ऑर्थो पारा में नाइट्रो जुड़ेगा, तो पारा बनेगा मेजर। मेजर क्यों बनेगा, क्योंकि आपका ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, तो आपका कंपाउंड P ऐसा बन जाएगा। ठीक, उसको डालेंगे हम Br2 का 2 मोल प्लस Fe से, तो यहाँ पे Br2 क्या है, एक्सेस में लिया हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ ही पॉसिबल पोजीशन होगा Br को जोड़ देना है। तो आप वर्ड को देखोगे तो फर्स्ट नाइट्रेशन करने पे क्या होगा, पारा पे नाइट्रो जुड़ा, फिर Br2 and Fe में क्या होगा, यहाँ जो दोनों इसका ऑर्थो पोजीशन जो खाली था OCH3 का C2H5 का, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, बोला गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू ब्रोमीन एटम इन द पॉट Q। तो पॉट जो Q बना है उसमें ऑक्सीजन का एटम कितना दिख रहा है आपको, तो 3 दिखेगा यहाँ पे, तो 3 ऑक्सीजन एटम है, डिवाइडेड बाय ब्रोमीन का एटम कितना दिखेगा, 2, तो 3/2, यानी रेशियो हो जाएगा 1.5। अब इस रेशियो को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻1, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 15 × 10⁻⁻1, तो ये जो इंटीजर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिलअप करेंगे, क्या फिलअप करेंगे लोग, 15 फिलअप करेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। अब ध्यान देना, पिक्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है आप देखोगे तो यहाँ देखना आपके NCERT में बताया हुआ है कि पिक्रिक एसिड को बनाते कैसे हैं। तो फिनॉल को जब ट्रीट किया जाता है कॉन्क नाइट्रिक एसिड से, तो बनता है पिक्रिक एसिड, और बेसिकली ये क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव होता है, यानी आप फिनॉल सिस्टम होगा, नॉट टॉल्यून सिस्टम। तो आपका पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर टॉल्यून होना चाहिए, जो कि क्या है, रॉन्ग है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे फिनॉल होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ टॉल्यून, इसलिए। बात समझ में आया। अब सेकंड स्टेटमेंट बोला हुआ है कि पिक्रिक एसिड जो है वो कब मिल सकता है, तो बोला गया जब फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो बनता है पिक्रिक एसिड। अब ध्यान देंगे, अगर आप NCERT को चेक करोगे तो यहाँ तो क्या किया हुआ है कि पिक्रिक एसिड को लाने के लिए सिंपली क्या किया गया है, फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं कौन नाइट्रिक एसिड से, तो मिल जा रहा है। बट आप चेक करना, इसी पेज में आप चेक करो बॉटम में मतलब नीचे में, तो यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ डेज पिक्रिक एसिड is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid which convert it to phenol 2,4-disulfonic acid। ठीक है, then concentrated nitric acid to get 2,4,6-triinidrophenol। यानी पहले अगर हम ट्रीट करते हैं फिनॉल को किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनता है आपका फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक, ये रिएक्शन NCERT में लिखा हुआ है, रिएक्शन आपको सोचना था। तो इस लाइन का मतलब जो रिएक्शन है पॉइंट के आपको सोचना है, क्योंकि ये आपको लिखा नहीं होता, बस यहाँ पे लाइंस में लिख दिया गया है। ठीक है, और जो फिनॉल 2,4-डाइसल्फोन से बन चुका है उसको ट्रीट कर दोगे तो नाइट्रिक एसिड से, तो बनता है पिक्रिक एसिड। यानी आपका इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में जाने के लिए सिंपली आप नाइट्रिक से ट्रीट करो तो बन जाएगा। तो यही तो स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला हुआ है, ये तो बोला हुआ है कि फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड को ट्रीट करते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड से, तो बन जाता है पिक्रिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग क्या करते हो, एनसीईआरटी को छोड़ देते हो। नहीं, आपको एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ना है। बहुत सा क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से लिया हुआ है, जो आप नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी तो नहीं बनेगा। आप चाहे जितना ही पढ़ लो, एनसीईआरटी को पे स्टिक जरूर रहना है। तो ये था मेरी साइड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि रीमर-टीमन रिएक्शन में फिनॉल को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू सैलिसिलडिहाइड थ्रू एन इंटरमीडिएट। तो आपसे पूछा गया है कि इस इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ध्यान देना, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है, प्लस आपके 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते थे कि एनसीईआरटी के इस लाइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को ये आइडिया था कि कहीं ना कहीं जेईई में घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो ध्यान देंगे, जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो यहाँ पे रीमर-टीमर में फिनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं तो बीच में बनता है इंटरमीडिएट। इसी इंटरमीडिएट के बारे में आपसे जेईई पूछ रहा था, ठीक है। तो इंटरमीडिएट देखो किससे मैच करेगा, तो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 4 के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो हमेशा हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि आपका जेईई में 10 में से जो 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के लाइन्स को आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। इंजीनियरिंग के बच्चे, जेईई के बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को स्किप करना चाहते हैं। तो हम लोग का हमेशा एडवाइस रहता है कि एनसीईआरटी को लेके आपको चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर स्किप करोगे तो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। आप कितने भी बुक को पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी के लाइन्स को रीड नहीं करोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे छूटने वाला होगा। तो लास्ट मोमेंट का स्टडी ये रहे कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को स्टडी करो, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड दिया हुआ है, बोला इसमें कौन सा कंपाउंड होगा जो डाइल्यूट NaOH के साथ रीडली रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देंगे, डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या है, आपके पास OH माइनस है जो कि काम करेगा एज ए बेस की तरह। तो ध्यान देंगे, जो पहला कंपाउंड है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले कंपाउंड में अगर ये बेसिकली आपके पास एक अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे OH माइनस होगा। बाकी ऑप्शन 2 और 3 भी देखो तो उसमें भी क्या अल्कोहल है। तो ये पहला ऑप्शन में ये दिया हुआ। सेकंड ऑप्शन क्या बचे लोग, आपके पास इथानॉल दिया हुआ था, ठीक। थर्ड में आपके पास टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है। और फोर्थ जो कंपाउंड दिया हुआ, चलो ये दिया हुआ आपके पास फिनॉल। तो फोर्थ कंपाउंड आपके पास है फिनॉल। तो गौर करना कि अगर हम एसिड बेस रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली तभी ऑकर करेगा जब अनायन क्या होगा, स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस। तो अगर यहाँ पे जो तुम अनायन बनाओगे, ये अनायन ऐसा कुछ बनेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे कार्बन है, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस पीएच का माइनस आई भी होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे O माइनस का स्टेबिलिटी जो है इसके रिस्पेक्ट में उतना ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, CS इथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट, जो कि इस अनायन को क्या करेगा, अनस्टेबल, ठीक है। तो भी यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहेगा। सेम काम यहाँ होगा, यहाँ भी जो आप अनायन क्रिएट करोगे उसमें भी क्या होगा, कार्बन चेन का जो प्लस आई इफेक्ट उसको अनस्टेबल करेगा। तो OH यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, इसको भी क्या होगा, अनस्टेबल मिलेगा, अनस्टेबिलिटी मिलेगा, यानी स्टेबिलिटी यहाँ भी उसको नहीं मिलने वाला है। तो भी अनायन OH के रिस्पेक्ट में क्या अनस्टेबल तो भी नहीं जाएगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन 4 वाला, जिसमें फिनॉल सिस्टम में अगर हम H को निकालते हैं यहाँ पे तो बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यानी आयन स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू OH माइनस। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अगर इसका हम रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखाएं तो फिनॉल सिस्टम खुद को रिंग के साथ रेजोनेंस करके खुद को स्टेबलाइज करता है। बात समझे? तो इस तरह का रेजोनेंस होते चला जाएगा। तो इस रेजोनेंस के कारण सिस्टम स्टेबल हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अगर इन चारों में कंपेयर करें कि सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन कौन सा बन रहा है, फिनॉल का आयन, फिनॉक्साइड आयन सबसे स्टेबल बन रहा है। तो इस केस में ये बेस से सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। और इसको ऐसे बोल सकते हो, जो बेस OH माइनस है उससे ज़्यादा स्टेबल आयन आप क्रिएट कर रहे हो। यानी आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जो गिवन आयन है उससे ज़्यादा स्टेबल आयन बन रहा है तो रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगा। तो फोर्थ वाले केस में OH माइनस से स्टेबल जो आयन है फिनोक्साइड आयन वो फॉर्म कर रहा है, इसलिए रिएक्शन आगे मूव करेगा।
तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो बस चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 में कुछ रिलेशन मेंशन किया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका पार्ट फॉर्म किया हुआ है और आपको उनके बीच का करेक्ट मैच पता करना है। तो ध्यान देंगे, जो पहला रिलेशन है एनिलीन में जब ट्रीट करते हैं NO2 प्लस HCl से तो बनता है BDC और उसको डालेंगे हॉट वाटर में तो बनेगा फेनॉल, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये बन जाएगा BDC और वार्म वाटर डालने पे क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फेनॉल सिस्टम। यानी पहले के लिए जो मैच करेगा A के लिए 2 मैच करेगा। अब A का 2 देखोगे तो बस एक ही जगह ऑप्शन 4 में है, तो आप बिना आगे प्रोसीड किए बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, बाद में बाकी हम चेक करते हैं। तो ध्यान देना, फिनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम तो बनता है 4 बेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑप्शन सी में, तो सी में बेसिकली क्या है, रीमर टीमर रिएक्शन लिखा हुआ है, तो फिनॉल सिस्टम के इस पोजीशन में CHO जोड़ देना है आपको। तो ये सी का मैच किससे करेगा, ये 1 से करने वाला है। ठीक, और लास्ट जो डी है, डी में आपके पास कोल्वे रिएक्शन दिया हुआ है, तो बेसिकली कोल्वे में क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे CO जोड़ते हैं, यानी ये मैच करेगा 3 के साथ। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका करेक्ट आंसर होने वाला था ऑप्शन 4। तो ध्यान देंगे, ये बेसिकली आपके सारा NCERT का नेम रिएक्शंस है और उसका पार्ट बना हुआ है और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट कंपाउंड का रिएक्शन मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप NCERT को थॉरली अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो JEE मेन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसका 90% क्वेश्चन NCERT बेस है। तो 90% क्वेश्चन भी अगर आप सही से करते हो तो आपका JEE का जो परसेंटाइल होगा 99.8 के आसपास पहुँच जाएगा। तो इतना पहले आप तो कर लो। ठीक है, तो इस एनालिसिस आप ये सीख रहे हो कि NCERT का कंटेंट कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपके सामने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें 2 हाइलाइट लिंक है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। उसको ट्रीट किया गया है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ETO मतलब यहाँ पे ईथर है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा वोच रिएक्शन। ठीक, और कंपाउंड ए यहाँ बना है और उसके बाद ट्रीट किया गया COF2 से। तो अगर आपको पता हो कि COF2 यानी कोबाल्ट डाइफ्लोराइड कौन सा रिएजेंट होगा तो आपको स्वार्ट्स रिएक्शन पता होना चाहिए। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में ध्यान देंगे, अगर कोई भी हालाइड होगा, यानी हालाइड यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन होता है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें डालते हैं हम लोग AgF, या डाल सकते हैं हम लोग COF2, या डाल सकते हैं हम लोग SbF3, या फिर Hg2F2। इन चारों में से कोई भी अगर हम एक भी ऐड करेंगे तो होता है क्या, क्या क्या हालाइड है वो फ्लोरीन से रिप्लेस होता है। तो नॉर्मली जो होता है बुक्स में क्या होता है, ज़्यादा मेंशन होता है AgF, बट यहाँ पे AgF मेंशन नहीं करके क्या दे दिया है आपको, CF2 दे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो चारों रिएजेंट है स्वार्ट्स का, ये आपके NCERT मेंशन किया हुआ है। तो आप NCERT फोकस करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे CF2 यूज किया हुआ है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वार्ट्स रिएक्शन होने वाला है। ठीक, अब ध्यान देंगे, तो स्वार्ट्स रिएक्शन होगा तो इस हिंट से हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे वोच रिएक्शन करेंगे। अब क्लोरीन और ब्रोमीन 2 हालाइड है, तो दोनों में से किसके थ्रू वोच रिएक्शन होगा, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यानी जो जल्दी लीव करेगा। तो आपको पता है कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन में ज़्यादा अच्छा स्टेबल आयन कौन होगा, ब्रोमीन होगा, यानी ब्रोमीन जल्दी लीव करता है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो फर्स्ट स्टेप में वोच रिएक्शन होने वाला है। तो जब फर्स्ट में वोच रिएक्शन करेंगे तो वोच रिएक्शन में जो आपका हालाइड इन्वॉल्व होगा ये ब्रोमीन होगा। तो वोच हम लोग क्या करते हैं कि जब भी RX रहता है सोडियम डाई ईथर देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग RR को लिंक कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया, ब्रोमीन सेंटर से लिंक होगा तो 2 रिंग लिंक हो जाएगा, ब्रोमीन हट के यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड A। ठीक, ब्रोमीन से लिंक क्यों हुआ, क्योंकि ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पे जब डालते हैं CF2 तो CF2 स्वार्ट्स रिएक्शन होगा। स्वार्ट्स में क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन है उसको रिप्लेस करके फ्लोरीन जोड़ देना, तो यहाँ फ्लोरीन जोड़ सका है, तो ये बन गया आपका C। अगर हम B का बात करते हैं तो B में डाला गया पहले स्टेप में Mg इन ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये आपका गिनार्ड रिएजेंट फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आपके पास
RX हो, उसमें ऐड करते हैं हम Mg ड्राई ईथर काम करता है सॉल्वेंट की तरह, तो बनता है RMgX। तो यहाँ भी क्या होगा, आपके पास दो क्लोरीन है, तो इसके एडिशन के बाद सिस्टम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे MgCl बन जाएगा ऐसे। तो MgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब Mg का बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है। तो आयनिक मतलब इस सेंटर पे चार्ज नेगेटिव पोलरिटी होगा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव पोलरिटी होगा। तो D2 जब डालते हो, D2 सोर्स क्या होता है, D+ का। तो जहाँ पे नेगेटिव मैंने दिखाया है वहाँ पे D+ को जोड़ दो, तो आपका कंपाउंड जो फाइनली बनेगा वो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ D को जोड़ देना है। ठीक, इसको आप यहाँ भी दिखा सकते हो फिर से ऐसे। ठीक है, यानी कंपाउंड जो बनने वाला वहाँ पे क्या होगा, 2 रिंग के एंड पर जहाँ पे क्लोरीन था वहाँ पे आप D को जोड़ दिए, तो ये बन गया आपका B। तो अब देखो कि किस ऑप्शन में आपका हमारा C और B आपस में मैच कर रहा है। तो B N से जो मैच करेगा, हमारा मैच करेगा ऑप्शन 1 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल फिगर बना हुआ उसका। अब बोला इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना था, है ना। जो पहला फिगर है मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, सारे एटम का ऑक्टेट क्या है, पूरा है। तो 1 क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। अगर हम 2, 3 कंपेयर करेंगे तो 2 पे O पे नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, और 3 में O पे पॉजिटिव है, C पे नेगेटिव है। तो ध्यान ना, ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका टेंडेंसी क्या होगा, अपने ऊपर चार्ज नेगेटिव लाने का। तो 2 में उस पर चार्ज नेगेटिव होगा ऊपर और 3 में पॉजिटिव है, तो थर्ड वाला जो कंपाउंड होगा ज़्यादा अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2। तो 3 जो है, थर्ड फिगर इज मोर अनस्टेबल देन 2, क्योंकि यहाँ पे O पे क्या है, चार्ज पॉजिटिव है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए फिर 2 होगा और लास्ट में होगा 3। तो ध्यान देना, ये ऑर्डर किससे और मैच करेगा, तो मैच करने वाला है ऑप्शन 2 के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्रिएटिन दिया हो जिसमें ब्रोमीन अटैच है, उसको ट्रीट कर हम लोग KCN अल्कोहलिक के साथ हीट कर रहे हैं। तो बोला है पी पॉट क्या बनेगा। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास जो बेंजीन का रिंग है, यहाँ का जो क्लाउड होगा, यहाँ पे ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन ये गुड लिविंग ग्रुप। तो उस पर क्या होगा, एक क्लाउड उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्लाउड अटैक करता है ऐसा कुछ बनेगा। तो ये क्लाउड या इस पॉइंट से अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, एक क्लाउड यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे OC स्थिर रहेगा, यानी बेसिकली यहाँ बॉन्ड टूटा, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव अटैक कर लिया, तो ऐसा बन गया। ठीक है, और यहाँ ब्रोमीन बाहर निकल चुका है। अब क्या है, इस यहाँ पे इस प्रोसेस में बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज कर चुका है, इसको वापस रिगेन करना चाहेगा। वापस रिगेन कैसे करेगा, तो जो ट्रायंगल अब बनाए हो ना NGP करके, उसको वापस ब्रेक करो। तो ट्रायंगल जल्दी टूटना चाहता है, क्यों टूटना चाहता है, कि उसमें स्ट्रेन भी है। तो बाहर में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है CN, तो यहाँ पे होगा अगला प्रोसेस SN2। तो उसमें यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। ठीक, तो आपको जो कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे, तो OCH3 है, जब -I ग्रुप है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, और यहाँ पे मिथाइल का +I, तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे +I इफेक्ट है मिथाइल का, और OCH3 का -I इफेक्ट है। तो चूंकि हिंड्रेंस सिमिलर है, तो उसके इसमें क्या होगा, CN वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ अटैक कर लेगा। तो यहाँ अटैक करेगा, तो इस पॉइंट से फिर से क्या होगा, यहाँ से वो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर करेगा, और यहाँ वापस रिंग बन जाएगा। तो अल्टीमेटली कंपाउंड आपको कुछ ऐसा बनने वाला है। ये बन गया, इधर CN जोड़ देंगे आप,
और चूंकि इसमें बेसिकली 2 बार SN2 हुआ है, ठीक है, एक बार नेबरिंग ग्रुप के थ्रू यानी बेंजीन के थ्रू SN2 हुआ है यहाँ पे, और एक बार SN2 यहाँ हुआ है, ठीक है। तो एक बार SN2 यहाँ हुआ, 2 बार SN2 हुआ है, तो 2 बार SN2 हुआ तो क्या होगा, इस पॉइंट पे 2 बार इन्वर्जन होगा तो नेट अल्टीमेटली क्या होगा, रिटेंशन होने वाला है, यानी कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा, कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस सेशन का, क्योंकि NGP कॉन्सेप्ट वाले पढ़ते नहीं हो। अगर कोई बच्चे इतना दिमाग नहीं लगाए और सिंपली क्या कर दे कि यहाँ पे CnHn न्यूक्लियोफाइल सोच करके यहाँ पे ब्रोमीन को क्या करे, रिप्लेस कर दे, तो भी आंसर करेक्ट आ जाएगा, गलती से ही करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री मेंशन नहीं किया हुआ है, कहाँ पे वेज है कहाँ डैश है यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर वो मेंशन कर देगा तो फिर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता। तो बहुत से बच्चों का मे बी क्या है कि सिंपल SN2 करके ही बहुत लोग इसको करेक्ट कर लिए होंगे, बट इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, SN NGP को यूज करके आपको फॉलो करना था। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।